नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी लाइव ब्रेकिंग में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र और मेरे साथ हैं अमलेंदु उपाध्याय। ईवीएम को लेकर सड़कों पर उतरने का सिलसिला अब शुरू हो गया है। महाराष्ट्र में आज ईवीएम पर वहां के एक बहुत ही सम्मानित समाज सेवी है, बुजुर्ग समाज सेवी है, 2 बजे से वो एक धरने पर बैठेंगे, आमरण अनशन पर बैठेंगे। और इस मुद्दे पर जो बात हो रही है कि किस तरह से अब राजनीतिक दल और उनके साथ सामाजिक कार्यकर्ता और आम मतदाता यानी आम नागरिक इस मुद्दे पर सड़क पर उतरने को तैयार है। तो इसकी शुरुआत राजनीति से भी हो गई है, चूंकि इसमें कांग्रेस पार्टी ने, शिवसेना ने, समाजवादी पार्टी ने, ये सारी पार्टियां इस पर लगातार विचार कर रही हैं और मल्लिकार्जुन खड़गे साफ कर चुके हैं कि ईवीएम को लेकर अब वो देशव्यापी आंदोलन चलाएगा इंडिया गठबंधन। इसके अलावा उसमें जिस तरह से अब सामाजिक कार्यकर्ताओं की भी इस आंदोलन और उनका प्रदर्शन शामिल हो रहा है, ये एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। वहीं दूसरी ओर अडानी को लेकर आज भी संसद ठप रही, संसद में कामकाज नहीं हुआ। 11 बजे जब संसद की शुरुआत हुई तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही जगहों पर अडानी के मामले में कार्यस्थगन प्रस्ताव के नोटिस दिए गए और इसको लेकर काफी हंगामा हुआ। 12 बजे तक के लिए संसद के दोनों सत्र स्थगित कर दिए गए। उसके बाद फिर जब संसद की शुरुआत होगी तब देखा जाएगा, लेकिन विपक्ष इस मुद्दे पर यानी अडानी के मुद्दे पर चर्चा कराने को लेकर लगातार दबाव डाल रहा है सरकार पर और सरकार दूसरी ओर उससे भाग रही है। यह एक बड़ा मुद्दा है। और तीसरा एक बड़ी खबर यह भी है कि महाराष्ट्र में बंपर मेजॉरिटी के साथ यानी भारी बहुमत के साथ आने के बावजूद एनडीए गठबंधन यानी महायुति अपना नेता तय नहीं कर पा रहा है। मुख्यमंत्री किसको बनाया जाए ये चीजें नहीं तय हो पा रही हैं। तो ब्रेकिंग न्यूज में ये बड़ी खबरें हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपको ले चलेंगे संसद में, लोकसभा में, जहां अडानी के मुद्दे पर जिस तरह से हंगामा हुआ, विपक्ष ने आज लगातार तीसरे दिन भी इस मुद्दे पर सदन नहीं चलने दिया और उसकी मांग है कि जब तक अडानी के मामले में चर्चा नहीं होगी, चर्चा का नोटिस दिया गया है, तब तक इस पर कोई आगे बात नहीं होगी। एक बार देखेंगे किस तरह से पार्लियामेंट में विपक्ष ने अडानी पर चर्चा की, बात की और सरकार उससे भागती दिखाई पड़ी और उसकी वजह से एक बार फिर संसद के दोनों सदनों को यानी लोकसभा और राज्यसभा को स्थगित करना पड़ा 12 बजे तक के लिए। 12 बजे फिर शुरू होनी है संसद, लेकिन अभी फिलहाल आपको एक बार दिखाते हैं कि किस तरह से वहां गतिरोध हुआ और लगातार तीसरे दिन कल भी हुआ था और जिस दिन संसद के शीत सत्र की शुरुआत हुई थी, विंटर सेशन की, उस दिन भी इसी मामले पर यानी अडानी के मुद्दे पर चर्चा कराने को लेकर विवाद हुआ, संसद नहीं चली। तो ये लोकसभा में जिस तरह से लगातार अडानी के मामले पर चर्चा की मांग हो रही है और संसद के दोनों ही सदनों में उसको लेकर अवरोध उत्पन्न हो रहा है। विपक्ष उस पर अड़ा हुआ है कि उस पर चर्चा होनी चाहिए, सरकार को जवाब देना चाहिए और चूंकि सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उसमें संलिप्तता बताई जा रही है, इसलिए यह मुद्दा काफी गंभीर हो गया है और लगातार इस पर चर्चा की मांग हो रही है। देखते हैं एक बार लोकसभा में किस तरह से इस मुद्दे पर पार्लियामेंट में, लोकसभा में और राज्यसभा में व्यवधान हुआ है। लोकसभा के विजुअल्स हम देखते हैं। करने के लिए नियम प्रक्रियाओं को अपनाया जाता है। मेरा आपसे आग्रह है कि आप अपने अपने सीट पर जाकर बैठें। आपको पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर देंगे, हर विषय पर देंगे, लेकिन ये गतिरोध का तरीका ठीक नहीं है। संविधान की 75 वर्ष के अंदर संविधान सभा में भी डिबेट हुई थी, असहमति सहमति भी हुई थी, लेकिन मर्यादित आचरण रखा था। आपका ये मर्यादित आचरण नहीं है। आप अपनी अपनी सीट पर दें, मैं आपको पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर हर मुद्दे पे दूंगा। आप सदन चलाना चाहते हैं, चर्चा करना चाहते हैं, सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। तो एडजर्न कर दी गई लोकसभा 12 बजे तक के लिए और अडानी के ही मुद्दे पर चर्चा हो रही है। हालांकि स्पीकर ओम बिरला कह रहे हैं कि 75 साल हो गए संविधान के और बहुत सारी बातें वो कह रहे हैं, लेकिन
विपक्षी सदस्यों का कहना है कि संसद में ही ये सारी चीजें, उसी संविधान ने ये अधिकार दिया है कि इस मुद्दे पर चर्चा हो, जिस पर विपक्ष में बड़े पैमाने पर वहां जिस तरह से अडानी को लेकर पूरी दुनिया में उनके खिलाफ केस दर्ज हो रहे हैं और एक पूरी दुनिया में भारत की छवि खराब हो रही है, विपक्ष का आरोप है, उस पर सरकार क्यों चुप है? सरकारी एजेंसियां क्या काम कर रही हैं? दूसरे देशों की एजेंसियां उनके खिलाफ केस दर्ज कर रही हैं, लेकिन भारत में कोई केस नहीं दर्ज हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, जबकि आरोप लगातार लग रहे हैं, विवाद बार बार हो रहे हैं, अडानी को लेकर कई सारे मामले सामने आ रहे हैं। और लोकसभा में ही एक आज प्रियंका गांधी, कांग्रेस पार्टी के नेता, पहली बार वो चुनकर आई हैं लोकसभा से, वायनाड से। उन्होंने लोकसभा की शपथ ली और काफी उस समय भी लोकसभा में एक उत्साहजनक विपक्ष का जो एक दिखाई पड़ा, वहां पर विपक्ष का उत्साह प्रियंका गांधी के शपथ ग्रहण के समय। प्रियंका गांधी पहली बार लोकसभा के लिए निर्वाचित हुई हैं, पहली बार उन्होंने कोई चुनाव ही लड़ा है वायनाड से। वायनाड की सीट राहुल गांधी ने जीती थी लोकसभा के 2024 के चुनाव में, लेकिन रायबरेली और वायनाड दोनों सीटें जीतने के बाद उन्होंने रायबरेली सीट को रखा और वायनाड की सीट छोड़ दी थी, जहां प्रियंका गांधी चुनाव लड़ी और भारी बहुमत के साथ, राहुल गांधी से भी ज्यादा मतों के साथ वो चुनाव जीत कर आई। उन्होंने संविधान की पुस्तक अपने हाथ में लेकर शपथ ली। एक बार देखते हैं कि उन्होंने कैसे शपथ ली है संविधान की पुस्तक को दिखाते हुए। उसके बाद यह भी बताएंगे कि संविधान की पुस्तक को लेकर भी लोकसभा में जब 2024 के परिणाम आए, उसके बाद विपक्षी सदस्यों ने संविधान को हाथ में लेकर जब शपथ ली थी तो स्पीकर ने उस पर विरोध जताया था, आपत्ति जताई थी। पहले प्रियंका गांधी का शपथ देखते हैं। उन्होंने हिंदी भाषा में शपथ ली। मैं प्रियंका गांधी वाड्रा, जो लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूँगी। जय हिंद। तो प्रियंका गांधी ने शपथ ली। महाराष्ट्र के नांदेड़ से भी कांग्रेस के उम्मीदवार रविंद्र चव्हाण चुनकर आए हैं, उन्होंने भी शपथ ली। माफ कीजिएगा, रविंद्र चौहान ने मराठी भाषा में शपथ ली। लेकिन जो ये संविधान की लाल किताब है, इसको लेकर जब प्रियंका गांधी ने शपथ ली तो कोई आपत्ति नहीं जताई ओम बिरला ने, लेकिन स्पीकर ओम बिरला ने। लेकिन जब 2024 के चुनाव के बाद जब सभी सदस्य विपक्ष के शपथ ले रहे थे तो उन्होंने लाल किताब, संविधान की पुस्तक अपने हाथ में लेकर शपथ ली थी, जिस पर ओम बिरला ने आपत्ति जताई थी। उसकी चर्चा हम करेंगे। लेकिन 12 बजे जब दोबारा लोकसभा असेंबल हुई, उसके बाद फिर अडानी पर चर्चा की मांग को लेकर विपक्ष ने नारेबाजी की, उस पर मांग की कि इस पर चर्चा कराई जाए। सदन को फिर स्थगित कर दिया गया। और क्या हुआ बता रहे हैं हमारे साथी यश जी। यश, 12 बजे जब दोबारा असेंबल हुई तो फिर क्या हुआ है? धन्यवाद समीर जी। समीर जी, जैसे अभी आपने दर्शकों को बताया, प्रियंका गांधी के शपथ के बाद विपक्षी सांसदों ने अडानी के मुद्दे को लेकर विरोध जताना शुरू किया और उसको लेकर जो लोकसभा स्पीकर हैं ओम बिरला, उन्होंने 12 बजे तक के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी थी। और अभी जब चर्चा हमारी जारी थी, इस दौरान सदन की कार्यवाही दोबारा शुरू होती है और विपक्षी सांसदों का जो विरोध है वो फिर जारी ही था। और उसके बाद जो स्पीकर हैं वो कहते हैं कि अब कल यानी 29 तारीख 11 बजे तक के लिए सदन की कार्रवाई एक बार फिर से स्थगित की जाती है। यानी आज पूरे दिन भर के लिए फिर से स्थगित हो। जी बिल्कुल। जब से शीतकालीन सत्र शुरू हुआ है, एक भी दिन सुचारू रूप से जो सदन की कार्रवाई है वो चल नहीं पाई है, विपक्षी सांसदों के विरोध के चलते, दबाव के चलते। और शायद ऐसा लग रहा है कि जो सरकार है वो इस मुद्दे पर
बचना चाहती है, इस पर बहस नहीं चाहती, क्योंकि वो जानती है कि विपक्ष का पलड़ा इसमें भारी है। तो इसलिए वो कहीं ना कहीं चर्चा से बचने के लिए बार बार संसद को स्थगित कर रही है। और अभी जब 12 बजे सदन की कार्यवाही दोबारा शुरू हुई तो संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू खड़े हुए और स्पष्टीकरण देने लगे वक्फ बिल, संशोधन बिल के मुद्दे पर कि विपक्ष से तो हमारी ये बात हुई थी, वो बात हुई थी। लेकिन विपक्ष का यही कहना है कि अभी जब तक हमारी भी सहमति ना हो, जेपीसी की जो बैठकें हैं उसमें एक्सटेंशन की मांग है विपक्ष की, और जब तक उनकी ये मांग नहीं मानी जाती है, जब तक विपक्ष के मुताबिक भी इसमें संशोधन नहीं किए जाते हैं, तब तक इस बिल को पटल पर लाने से विपक्ष मना कर रहा है। तो इसी को लेकर जब विरोध बढ़ता हुआ दिखा तो एक बार फिर से सदन की कार्रवाई अडानी के मुद्दे पर, वक्फ के मुद्दे पर, उससे बचने के लिए शायद उन्होंने इस कार्रवाई को कल 11 बजे तक के लिए एक बार फिर से स्थगित कर दिया है। और कल आप देखेंगे, कल अगर स्थगित हो जाती है तो उसके बाद शनिवार और रविवार वीकेंड पड़ रहा है, उस दिन संसद की कार्रवाई नहीं चलती है, तो लगातार 3-4 दिन तक फिर से जो है सदन पूरा हफ्ता एक तरह से कुछ काम नहीं हुआ शीतकालीन सत्र में, और पूरे सदन की कार्रवाई जो एक तरह से धती रह जाएगी इस हफ्ते की अगर बात करें तो। जी बहुत बहुत धन्यवाद यश इस पूरी जानकारी के लिए। जो लोकसभा की, राज्यसभा की जो प्रोसीडिंग रही, यश बता रहे थे कि किस तरह से लोकसभा की कार्रवाई आज दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई, और यही मुद्दा है अडानी को लेकर, जेपीसी को लेकर और संभल में जो कुछ हो रहा है उस पर चर्चा को लेकर। तो अडानी के मुद्दे पर इस समय सरकार गंभीर संकट में खड़ी दिखाई पड़ रही है। लगातार जो ये कार्यवाही बाधित हो रही है सदन की, संसद की, उसके पीछे भी इसी को बताया जा रहा है, और विपक्ष का यह कहना है कि आखिर सरकार उस पर चर्चा क्यों नहीं कराना चाहती है, और सरकार अगर उस पर चर्चा नहीं कराएगी तो हम उसकी मांग करते रहेंगे। इसको लेकर आज 2 नोटिस भी दिए गए थे, और आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने भी नोटिस दिया था राज्यसभा में, और कांग्रेस पार्टी के नेताओं की तरफ से भी नोटिस इस पर दिया गया था। एक बार सुनेंगे, देखेंगे कि किस तरह से इसको लेकर जो अडानी का मुद्दा है, इस पर किस तरह से लगातार वहां पर लोकसभा में और राज्यसभा दोनों ही सदनों में गतिरोध बना हुआ है, और इस पर कोई चर्चा कराने को सरकार तैयार नहीं हो रही है। लेकिन जिस तरह से विपक्ष एकजुट होकर और इस पर अड़ा हुआ है कि चर्चा कराने के लिए वो जोर डाल रहा है, दबाव डाल रहा है, उसको देखते हुए ये लगता है कि इस पर चर्चा करानी ही पड़ेगी। और चूंकि जेपीसी का भी, यानी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जो बनी है वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर, उस पर भी उसकी तारीख बढ़ाने को लेकर उसकी रिपोर्ट, चूंकि जो उसके चेयरपर्सन है जगदंबिका पाल इस जेपीसी के, वो रिपोर्ट कह रहे हैं कि तैयार हो चुकी है, लेकिन उसमें जो विपक्षी सांसद शामिल रहे, लोकसभा राज्यसभा दोनों के ही सांसद उसमें शामिल रहते हैं, उनका यह कहना है कि कहीं भी किसी तरह से कायदे से बैठकें ही नहीं हुई है, ये कैसे अभी रिपोर्ट तैयार हो सकती है। तो ये कई मामले हैं अमलेंदु जी जिस पर लग नहीं रहा है कि संसद का गतिरोध अभी खत्म होने वाला है। नहीं, संसद का गतिरोध अभी खत्म नहीं होगा समीर जी, जो संसद का गतिरोध जारी रहेगा, चूंकि अडानी के मसले पर ज्यादा बवाल हो रहा है। सरकार पूरी तरीके से देखा जाए तो अडानी के बचाव की मुद्दा में है, और विपक्ष तो खासतौर पर यह आरोप लगा रहा है, कल जैसे राहुल गांधी ने कहा कि आप क्या समझते हैं कि अडानी अपना अपराध स्वीकार कर लेंगे। सवाल ये कि सरकार जो है उनको गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही है, यह राहुल गांधी का सवाल था। तो इस पर बवाल जारी है। लेकिन जहां यहाँ जो महत्वपूर्ण बात समीर जी अभी बीच में एक और चल रही थी कि प्रियंका गांधी ने जब संविधान की प्रति हाथ में लेकर शपथ ली तो उस समय ओम बिरला साहब खामोश बैठे हुए थे। और आपको याद होगा कि लोकसभा चुनाव के बाद जब पहला जो सत्र हुआ उसमें जब शपथ सबकी ली गई, और उसके बाद फिर जब बाद में जब शशि थरूर आए थे शपथ लेने के लिए, तो शशि थरूर ने जब संविधान की शपथ ली और उनके हाथ में संविधान था, उसके बाद ओम बिरला साहब ने टिप्पणी की थी कि संविधान की तो शपथ आप ले रहे हैं। उसके बाद फिर जब गौरव गोगोई ने कुछ कहा था तो उन्होंने बहुत भद्दी भाषा में जो था जवाब दिया था। तो वो एक विजुअल हम एक बार देख लेते हैं पहले उसको। बिल्कुल उसको देखते हैं जो अभी आपको बताया है। आपने देखा भी कि प्रियंका गांधी ने संविधान की पुस्तक अपने हाथ में लेकर शपथ ली और जय संविधान कहा। उसके पहले भी जब 2024 में नई लोकसभा का गठन हुआ तब विपक्षी सदस्यों ने संविधान की पुस्तक हाथ में लेकर शपथ ली थी, लेकिन स्पीकर ओम बिरला ने उस पर आपत्ति जताई थी। शशि थरूर ने भी उसी तरह से शपथ ली थी, जय संविधान बोला था। क्या कहा था उस समय के संवाद को एक बार देखेंगे, उस समय के जो घटनाक्रम है। लेकिन इस बार प्रियंका गांधी ने जब शपथ ली तो ओम बिरला ने किसी तरह की आपत्ति नहीं जताई। जय हिंद, जय संविधान। संविधान की शपथ तो ले रहे हैं, ये संविधान की शपथ है। इस पे आपको
किस पे आपत्ति नहीं हो, सलाह मत दिया करो। चलो बैठो, चलिए। तो उस समय के संवाद को आपने देखा कि संविधान की शपथ आप ले ही रहे हैं, लेकिन जब कहा गया, जो ये दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि उस पर आपत्ति नहीं होनी चाहिए, तो स्पीकर ओम बिड़ला का जवाब वो देखने लायक था और उसकी बड़ी चर्चा भी हुई। और विपक्ष के सांसदों का बार बार यही कहना है कि ओम बिड़ला का जो रुख होता है, रवैया होता है, वो सदन में अभिभावक के तौर पर होते हैं, लेकिन विपक्षी सदस्यों के साथ और सत्ता पक्ष के सदस्यों के साथ उनका रवैया बिल्कुल अलग होता है। बिल्कुल इस तरह के कई ऐसे मौके आए जब सत्ता पक्ष के सदस्यों के साथ उनका व्यवहार कुछ रहा और विपक्ष के सदस्यों के साथ कुछ इस तरह रहा जो अभी आपने देखा। तो लेकिन ये अभी इस बार नहीं टोका उन्होंने, और ये इसके अलावा दूसरे जो सदस्यों ने, सभी ने, विपक्ष के सदस्यों ने ली थी, इंडिया गठबंधन के सदस्यों ने, और भी किसी को नहीं टोका। तो ये क्या मतलब है, केवल शशि थरूर को टोकने का, या उन्होंने सोचा कि जब टोक रहे हैं तो फिर अब हर बार टोकने के बावजूद विपक्ष के सदस्य जो है वो संविधान को लेकर हाथ में आ रहे हैं? नहीं समीर जी, असल में हुआ ये था कि जब सारे सदस्य ले रहे थे शपथ, उस समय तक शायद ओम बिरला साहब को ऊपर से कोई आदेश नहीं आ पाया होगा, क्योंकि शशि थरूर ने बाद में शपथ ली थी। तो बाद में शपथ लेने के दौरान ये वाकया हुआ, तो इसलिए शशि थरूर पर उन्होंने टिप्पणी की। उसके बाद फिर और एक आदेश भी निकाला था ओम बिरला साहब ने कि कोई भी कुछ हाथ में लेकर शपथ नहीं लेगा, ये आदेश भी निकाला था। तो अपने आदेश पे भी आज ओम बिरला साहब खामोश है। तो यानी ये दबाव जो है, ये साफ तौर पे देखा जा सकता है कि विपक्ष का दबाव किस तरीके से अब दिखाई पड़ने लगा है कि अपने आदेश पर भी ओम बिरला साहब जो स्पीकर हैं उनको खामोश रहना पड़ रहा है। लेकिन इसके साथ साथ समीर जी, जो एक बड़ा चीज़ हम लोग जो सूचना दे रहे हैं वो ये है कि एक तरीके से देखा जाए, आज ईवीएम के खिलाफ आंदोलन की बाकायदा शुरुआत हो गई है। और ये आंदोलन की शुरुआत की है बाबा आढब जो हैं, वो जाने माने समाज सेवी हैं, 94 वर्षीय समाज सेवी हैं, और पुणे में जो है वो ये इसकी शुरुआत कर रहे हैं और वो आज से इसके विरुद्ध आंदोलन कर रहे हैं। और उसको उन्होंने नाम दिया है आत्मक्लेश। ये नाम उन्होंने बाबा आढब ने दिया। बाबा आढब जो है 1952 से के अपने समाज सेवा के काम में हैं। उस समय वो डॉक्टर हुआ करते थे और जो असंगठित मजदूर हैं उनकी कल्याण के लिए उन्होंने बहुत काम किए बाबा आढब ने। तो उन्होंने जो है आज ये शुरुआत की है। और बाबा आढब के इस कार्यक्रम में आज 2 बजे शामिल होंगे रोहित पवार, जो शरद पवार की एनसीपी है उसके विधायक हैं रोहित पवार, वो आज इसमें शामिल होंगे। और रोहित पवार ने जो है अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा है, हालांकि लिखा उन्होंने मराठी में है, उन्होंने लिखा कि वरिष्ठ श्रमिक नेता बाबा आढब इस उम्र में भी विधानसभा चुनाव में ईवीएम घोटाले और लगातार हो रहे अलोकतांत्रिक कृत्यों का विरोध कर रहे हैं। यह निश्चित रूप से प्रेरणादायक है, लेकिन मेरे जैसे कई लोग उनके जैसे नेता के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हैं। उनकी लड़ाई आज बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं भी दोपहर 2 बजे फुले बाजा आ रहा हूं और उनकी लड़ाई में भाग ले रहा हूं। यह रोहित पवार ने लिखा है और रोहित पवार उनकी आज उसमें जाकर शामिल होंगे। जी, और रोहित पवार ने कई सारे एविडेंस भी दिए हैं ईवीएम को लेकर, और उन्होंने भी सवाल उठाए हैं। और ये जो वहां पर 200 से ज्यादा जो विपक्ष के नेता हैं, इंडिया गठबंधन के नेता, वो तमाम सबूतों के साथ चुनाव आयोग में शिकायत करने जा रहे हैं। और एक तरह से जो जमीन पर लड़ाई लड़ने की बात है ईवीएम के खिलाफ, उसकी शुरुआत हो चुकी है राजनीतिक पार्टियों की ओर से भी, इंडिया गठबंधन की ओर से भी, और अब सामाजिक कार्यकर्ताओं की भी तरफ से। बिल्कुल समीर जी, जब मंगलवार को बाबा आढब ने इसकी घोषणा की थी कि वो आज से यानी बृहस्पतिवार से जब बैठेंगे उस पर आमरण अनशन पर, हंगर स्ट्राइक पर बैठेंगे, तो उन्होंने जो प्रेस से बात की थी उन्होंने कहा कि समीर जी की मैं 1952 से चुनावों को देख रहा हूं और उनका हिस्सा भी रहा हूं, लेकिन मैंने ऐसा ब्लैटेंट भ्रष्टाचार जो है वो अभी तक नहीं देखा कि किस तरीके से गवर्नमेंट जो है वो स्कीम्स में पैसा बांट रही है और किस तरीके से चुनाव से पहले जो है वो ये सब किया जा रहा है। और चुनाव आयोग इस पर कोई आपत्ति नहीं जता रहा है और ईवीएम की गड़बड़ियां जिस तरीके से हो रही है इस पर भी चुनाव आयोग एकदम से खामोश है। ये बाबा आढब का कहना था और उनके इस आंदोलन को काफ़ी ज़्यादा समर्थन मिला। और आपको समीर जी याद होगा कि 26 तारीख को ही, परसों ही, मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी ये घोषणा की थी कि अब इसके खिलाफ आंदोलन किया जाएगा और राहुल गांधी इसको एक यात्रा निकालने बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग को लेकर। यानी कि अगर कहा जाए समीर जी तो आज से ईवीएम के खिलाफ एक विधिवत जन आंदोलन की शुरुआत हो गई है। और हम लोग लगातार यही बात करते रहे कि इस ईवीएम के खिलाफ, चुनाव आयोग की कारगुजारियों के खिलाफ एक जन आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा और जन आंदोलन ही इसका एक रास्ता हो सकता है, राजनीतिक दल उसमें सहयोग करें। और ये अच्छी बात है कि 94 वर्षीय बाबा आढब जो हैं वो इसके खिलाफ आंदोलन की आज शुरुआत कर रहे हैं, हंगर स्ट्राइक
की शुरुआत कर रहे हैं ईवीएम और चुनाव आयोग की कारगुजारियों के खिलाफ। ये आंदोलन एक बड़ा बनेगा। इधर जो रोहित पवार है उन्होंने एक वीडियो जारी किया है कि हालांकि वो निजी समाचार चैनल है, वो वीडियो तो हम नहीं दिखा सकते, लेकिन उनका ट्वीट हम निश्चित तौर पर दिखा सकते हैं। उसको ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा रोहित पवार ने कि ईवीएम मशीन हैक होने के स्टिंग ऑपरेशन का ये वीडियो सच है या गलत ये तो पता नहीं, लेकिन पिछले दिनों कई जगहों पर मतदान केंद्रों के पास मिले राउटर, कंप्यूटर और ईवीएम मशीनें घटनाओं के क्रम में निजी वाहनों को देखा जा सकता है। पारदर्शिता के लिए आयोग द्वारा ईवीएम को लेकर इस संदेह को दूर किया जाना जरूरी है। ये रोहित पवार ने आज सुबह एक और ट्वीट किया, और वो एक वीडियो ट्वीट किया जो एक निजी समाचार चैनल का है, जिसमें दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से हैकर जो है वो 75 विधानसभा सीटों पर ईवीएम हैक करने की डील कर रहा है। कितना पैसा उसको चाहिए ये सारा उसमें दिखाया गया। हम भी उसकी पुष्टि नहीं करते हैं, रोहित पवार भी पुष्टि नहीं कर रहे हैं। वो पुष्टि उस चैनल को करनी है जिसने ये स्टिंग ऑपरेशन किया। लेकिन ये स्टिंग ऑपरेशन साफ तौर पर दिखाता है कि इसका मतलब कुछ ना कुछ इस तरीके की चीजें होनी। और आपको याद होगा समीर जी कि इससे पहले शरद पवार के ही एक विधायक को एक हैकर ने संपर्क किया था कि वो सीटें जितवा सकता है और हैकिंग कर सकता है, और फिर वो गिरफ्तारियां भी हुई थी। नहीं, एकनाथ शिंदे की, एकनाथ शिंदे शिवसेना के विधायक को, और उसमें उस हैकर की फिर गिरफ्तारी भी हुई थी। तो यानी ये चीजें अब जनता के बीच में हो, ये सब चीज सामने आ रहा है कि किस तरीके से ईवीएम मशीनों के साथ छेड़छाड़ हो सकती है, उनको हैक किया जा सकता है। ये बड़े आरोप जो है वो लग रहे हैं समीर जी। बिल्कुल, और आरोप लग रहे हैं, आरोप लगातार लग रहे हैं। ईवीएम को लेकर कोई नई बात नहीं है, आरोप लोकसभा चुनाव में भी लगे। ऐसा नहीं है कि उसमें विपक्ष को जीत हासिल हुई, यानी उसको पिछले चुनाव की तुलना में ज्यादा सीटें हासिल हुई और कई राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा। बावजूद इसके विपक्ष ने ईवीएम पर सवाल उठाए। अखिलेश यादव ने, जहां भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़ी हार का सामना करना पड़ा, वहां पर समाजवादी पार्टी, जिसने जो वहां इंडिया गठबंधन कई मुख्य दल है, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने वहां मिलकर चुनाव लड़ा था। अखिलेश यादव ने साफ तौर पर कहा था कि हम सभी सीटें जीत जाएंगे, फिर भी ईवीएम पर हम चुनाव नहीं चाहते हैं, हम बैलेट पेपर से ही चुनाव चाहते हैं। और अभी जब संविधान दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में, सम्मेलन में मल्लिकार्जुन खड़गे ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन वो अब जमीनी लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। कानूनी लड़ाई के साथ साथ जमीनी लड़ाई भी अब लड़ी जाएगी, और किस तरह से लड़ी जाएगी बहुत स्पष्ट तरीके से उन्होंने कहा मल्लिकार्जुन खड़गे कि उस बाइट को सुनवाएंगे। और वो बाइट एक मतलब वो जो उन्होंने बयान दिया अपने आप में ईवीएम को लेकर अब तक का सबसे बड़ा और मजबूत बयान बताया जा रहा है कि ईवीएम के खिलाफ अब विपक्ष क्या करने जा रहा है। और यह भी अब देखने में आ रहा है कि किस तरह से सामाजिक कार्यकर्ता भी अब इस मामले में सामने आ रहे हैं। अनशन हो रहा है, धरना प्रदर्शन शुरू हो रहा है, और कांग्रेस पार्टी, इंडिया गठबंधन के सभी नेता और सभी पार्टियां इसमें किस तरह से शामिल हो रही हैं। कानूनी लड़ाई अलग लड़ी जा रही है, चुनाव आयोग से जो शिकायतें हो रही हैं अलग हो रही हैं, लेकिन हरियाणा चुनाव के समय भी जो शिकायतें कांग्रेस पार्टी ने दी थी 20 विधानसभा सीटों पर पूरे तथ्यों के साथ, प्रमाण के साथ उनको सारी चीजें मुहैया कराई थी, लेकिन संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया। तो अब इंडिया गठबंधन के घटक दलों को भी ये पता है कि जब तक इस पर कोई बड़ा आंदोलन नहीं होगा, ना तो चुनाव आयोग सुनने वाला है और ना ही सरकार उस पर कुछ करने वाली है, सुनने वाली है। सुनते हैं क्या कहा मल्लिकार्जुन खड़गे ने, लेकिन अब वो चीज जमीन पर दिखाई पड़ रही है कि इसकी शुरुआत हो चुकी है। ईवीएम के खिलाफ जो आंदोलन है, उस आंदोलन की शुरुआत हो गई है। मल्लिकार्जुन खड़गे के उस बयान को सुनते हैं। मैं एक बात करूंगा, वो जरूर करूंगा, और हमारे अपोजिशन लीडर राहुल गांधी जी भी इसको मानेंगे। अरे हमारा सब जितनी भी शक्ति लगा के SC, ST, OBC, गरीब तबके के लोग, छोटे कम्युनिटी के लोग, ये लोग जो अपना वोट दे रहे हैं वो वोट फजूल जा रहा है। नहीं, वो ईवीएम छोड़ दो, हमको ईवीएम पीवीएम कुछ नहीं, हमको होना बैलेट पेपर पे वोट, बस। उनको वो मशीन उनके घर में तो रख लेने दो, या मोदी साहब के घर में रहने दो, या शाह के घर में रहने दो। अगर किसी गोडाउन में, अहमदाबाद में बहुत से गोडाउन बने हैं, वहां ले जाके रख लेने दो, हमको बस पेपर पे करो। और
आपको मालूम होगा उस वक्त तुम्हारी हालत क्या है, कहां खड़े हो उस वक्त आपको मालूम होगा। तो मैं ये अपने पार्टी के तरफ से एक मुहिम शुरू करना चाहिए। सभी लोगों को कहना चाहिए, सभी पार्टियों को भी हम कहेंगे, और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जैसा भारत जोड़ो यात्रा निकाले वैसा ही ये बैलेट पेपर हमको चाहिए। तो बैलेट पेपर चाहिए। अब ईवीएम से चुनाव नहीं होंगे, मशीन से, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन नहीं चाहिए। उसके खिलाफ एक जन आंदोलन के लिए अब कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन तैयारी कर चुका है। कई बैठकें भी हो चुकी हैं और लगातार इस मुद्दे पर विपक्ष एक बड़े आंदोलन की तैयारी में है और उसका प्रभाव अब दिख रहा है कि किस तरह से सामाजिक कार्यकर्ता, सामाजिक संगठनों के लोग भी इस मामले में आगे आ रहे हैं। तो अब ईवीएम को लेकर संसद के बाहर और अडानी को लेकर संसद के भीतर सरकार पूरी तरह से विपक्ष के निशाने पर है। लोकसभा की कार्यवाही आज भी नहीं चली। मणिक्कम टैगोर जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, उन्होंने नोटिस दिया था कि कार्यस्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया था कि इस पर चर्चा कराई जानी चाहिए। 3 दिन से लगातार नहीं चल रही है संसद, लेकिन अडानी के मामले पर चर्चा को सरकार तैयार नहीं हो रही है। एक बार सुनते हैं मणिक्कम टैगोर ने, जिन्होंने इस पर चर्चा का नोटिस दिया था, लेकिन चर्चा नहीं हुई और आज एक बार फिर लोकसभा दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। Given adjournment motion on the Adani scam, and we want a discussion in the parliament. It's going to be the 3rd day we are demanding for the Prime Minister or for a reply on the Adani scam, which has shattered the investors' trust, and it's a very serious issue. The government wants to just whitewash it with some kind of lawyers' statements who are being paid by Mr. Adani. This is very unfortunate. Parliament needs to discuss about Adani scam, where solar companies have been involved in bribing this Jagan Reddy government as well as other kind of people. This is a very serious issue. We want a CBI investigation and the arrest of Mr. Adani quickly, because this kind of corrupt practices must not be allowed. Mr. Modi, who claimed that मैं खाऊंगा नहीं खाना दूंगा, is becoming silent on Adani's corrupt practices, which is going to destroy India's growth. तो अडानी को लेकर आपने सुना मणिक्कम टैगोर को। सीधे इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री को घेरे हुए है विपक्ष। राज्यसभा में भी आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने इस पर एडजर्नमेंट मोशन का नोटिस दिया था। तो अब इस मुद्दे पर लगातार विपक्ष के निशाने पर सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। मणिक्कम टैगोर कह रहे थे कि प्रधानमंत्री कहते हैं कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, लेकिन अडानी को किस तरह से बचा रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? अमलेंदु जी, देखिए समीर जी, जो आरोप लग रहे हैं वो ये है कि अडानी ही मोदी है, मोदी ही अडानी है। विपक्ष का आरोप है। हम नहीं जानते कि कौन क्या है कौन क्या नहीं है और क्या अडानी का मसला है, लेकिन विपक्ष का आरोप ये है। और जिस तरीके से राहुल गांधी ने कल सवाल किया कि क्या आप सोचते हैं कि अडानी अपनी गड़बड़ियाँ स्वीकार कर लेंगे, उन्होंने सरकार पर सवाल उठाया कि सरकार जो है, मतलब मोदी सरकार, वो गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही है, और चूंकि उसके पीछे नरेंद्र मोदी हैं। इस तरीके के आरोप लगातार लगते रहते हैं और चुनाव में भी ये आरोप लगते रहे। महाराष्ट्र चुनाव में तो खासतौर से आरोप लगते रहे कि भारतीय जनता पार्टी के लिए जो पैसा खर्च किया जा रहा है वो अडानी का पैसा है, अडानी ही वो पैसा खर्च कर रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र में सरकार इसीलिए चाहिए ताकि वहां अडानी का कारोबार चलता रहे। ये इस तरीके के आरोप थे। तो अब ये समझा जा सकता है कि अडानी पे सरकार बहस से क्यों भाग रही है, संसद में बहस कराना क्यों नहीं चाहती। और सीधे तौर पर प्रधानमंत्री घिरे हुए हैं और विपक्ष का लगातार निशाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर है। इससे पहले जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी और उसमें सेबी प्रमुख का नाम आया था, उसमें भी अडानी का नाम था, उस मामले में भी सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घिरे हुए थे। तो ये कई मसले ऐसे हैं और अब ये लग रहा है कि जिस तरह से ईवीएम पर संसद के बाहर यानी सड़क पर आंदोलन की तैयारी हो रही है और संसद के भीतर जिस तरह से अडानी के मुद्दे पर विपक्ष हमलावर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, सरकार पर, उसको देखते हुए उसके लिए सरकार के लिए एक चुनौतीपूर्ण स्थिति है। ईवीएम को लेकर कांग्रेस पार्टी अब एक हस्ताक्षर अभियान भी चला रही है। ज्यादा जानकारी की अब देंगे अमलेंदु जी।
जी हाँ, वो कांग्रेस नहीं चला रही है हस्ताक्षर अभियान, वो तो बाद में चलेगा उनका। ये बाबा आधम ने ही इसकी शुरुआत की है और आज जो है वो बैठ रहे हैं अब से उस पर अनशन पर, और उन्होंने मंगलवार को ये घोषणा की थी। और जो वहाँ का महात्मा ज्योतिराव फुले समता प्रतिष्ठान है, उसमें उन्होंने जो था वो 75वें संविधान दिवस समारोह के अवसर पर संवैधानिक सिद्धांतों की रक्षा के लिए गुरुवार से भूख हड़ताल की घोषणा की थी। और उन्होंने जो कहा, बाबा आधम ने कहा था कि वह 1952 से चुनाव देख रहे हैं और उनका हिस्सा रहे हैं। उन्होंने कहा, लेकिन मैंने इतना बड़ा भ्रष्टाचार कभी नहीं देखा। चुनाव से ठीक पहले चुनाव आयोग की आपत्ति के बिना धन बांटने की सरकारी योजनाओं की घोषणा करना उनमें से एक है। बिल्कुल, ये वो योजनाएं हैं जिनके लिए प्रधानमंत्री कहते हैं कि ये रेवड़ियां हैं। जी जी जी। और इस पे साथ जो था वो कार्यकर्ता और वकील असीम सरोदे हैं। उन्होंने चुनाव परिणाम पर संदेह व्यक्त किया और दावा किया कि ईवीएम हैकिंग की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि जीतने या हारने वाली कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, ईवीएम हमेशा संदेह के घेरे में रहती है। शुरुआत में राजनीतिक नेता ईवीएम के इस्तेमाल पर आपत्ति जताते थे, लेकिन अब चुनाव परिणाम को स्वीकार करते समय यह सार्वजनिक असहमति बन रही है। उन्होंने कहा कि बेईमान अंदरूनी सूत्र और मशीनों तक पहुंच रखने वाले अन्य अपराधी राजनीतिक लाभ के लिए ईवीएम से छेड़छाड़ कर सकते हैं। तो एक बड़ा मसला बन रहा है और आज से एक तरीके से देखा जाए ईवीएम के विरुद्ध आंदोलन की शुरुआत हो चुकी है। हालांकि अब सरकार इस पर क्या करती है उसको फैसला लेना है, चूंकि चुनाव आयोग के ऊपर ईवीएम को लेकर तो जो तय होगा, जो नियम बनेगा उसी के हिसाब से कराना है। लेकिन जिस तरह से अब राजनीतिक दल, सामाजिक कार्यकर्ता और आम लोग इसके खिलाफ एकजुट होते दिख रहे हैं, तो एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। हालांकि 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में एक याचिका खारिज कर दी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को लेकर भी सोशल मीडिया पे तमाम सवाल उठ रहे हैं। जो टिप्पणी की थी खारिज करते समय, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी थी कि आप यानी विपक्ष जब चुनाव जीतता है तो ईवीएम पर सवाल नहीं उठाता है, हारता है तो सवाल उठाता है। लेकिन विपक्षी सांसदों का, विपक्षी नेताओं का कहना है कि वो जीतने के बाद भी उस पर सवाल उठा रहे हैं। और अभी जो हमने सुना मल्लिकार्जुन खड़गे को, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, कि किसी भी कीमत पर अब हमको ईवीएम से चुनाव नहीं चाहिए, ईवीएम मशीनों को आप हटा दीजिए, चुनाव चाहिए बैलेट पेपर से, केवल और केवल मतपत्रों से ही चुनाव चाहिए। एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी भी काफी मायने रखती है और उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट भी काफी ट्रोल हो रहा है। अमलेंदु जी, हाँ, काफी ट्रोल हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट से सवाल किया जा रहा है कि आप वही भाषा क्यों बोल रहे हैं जो बीजेपी का आईटी सेल बोलता है। आप वही भाषा बोल रहे हैं जो बीजेपी का आईटी सेल बोलता है। और जहाँ तक ये कि साहब चंद्रबाबू नायडू ने विरोध किया था जब वो हार गए थे, और अब विरोध किया है जगनमोहन रेड्डी ने, इस पर जो टिप्पणी थी, तो आप ये तो स्वीकार कर रहे हैं कि दोनों ने उसका विरोध किया था, चाहे वो जीतने पे किया, चाहे हारने पर किया, जब भी किया। क्या अभी भी चंद्रबाबू नायडू ने कह दिया है कि ईवीएम पाक साफ है, या उस समय जगनमोहन रेड्डी ने कह दिया था कि ईवीएम पाक साफ है? किसी ने नहीं कहा। और अभी भी यही कहा जा रहा है। अखिलेश यादव का तो हम लोग कई बार सुनवा चुके हैं, सदन में उन्होंने खड़े होकर साफ तौर पे कहा था कि अगर मैं उत्तर प्रदेश में अपनी 80 की 80 सीटें लोकसभा की जीत जाऊं तब भी ईवीएम पे भरोसा नहीं होगा, हम मतपत्रों से ही चाहेंगे। हाँ, मतपत्रों से ही चाहेंगे। और यही बात अब उठ रही है कि मतपत्रों से ही होना चाहिए। और जो के पॉल, जिन्होंने वो याचिका दायर की थी, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि भाई दुनिया में जो तानाशाही वाले राष्ट्र हैं, केवल वही ईवीएम मशीनों की बात होती है, जहां तानाशाही नहीं है वहां बैलेट पेपर है। ये साफ तौर उनका ये 170 देशों में जहां लोकतंत्र की बात होती है वहां ईवीएम नहीं है। यहां तक कि जर्मनी और अमेरिका में भी ईवीएम मशीनें नहीं है, बैलेट पेपर से ही चुनाव होता है। तो ये साफ तौर पे है। तो ये टिप्पणी अवांछित टिप्पणी थी सुप्रीम कोर्ट की। अब वो पता नहीं किस रॉ में जज साहब ने कर दी, हालांकि वो मौखिक टिप्पणी थी। उस मौखिक टिप्पणी का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि जब तक वो ऑन शीट नहीं आएगी, आपके ऑर्डर शीट में वो नहीं आएगी, तब तक उसका कोई मतलब नहीं है। वहाँ पे बैठ करके तो आप भजन भी गा सकते हैं। तो भजन अगर आपने गा दिया तो वो आपकी ऑर्डर शीट में थोड़ी आएगा, आपका ऑर्डर का हिस्सा थोड़ी है। तो आपको जो भी कहना है अपनी ऑर्डर शीट में लिखिए। मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट को इस पर ध्यान देना पड़ेगा, अपने अंदर की चीज़ें भी ठीक करनी पड़ेंगी कि जज साहिबान जो है डाइस पर बैठ करके कुछ भी मौखिक टिप्पणियां कर देते हैं और निकल जाते हैं। आप तो मौखिक टिप्पणी करके निकल गए, लेकिन उस पर देश के अंदर माहौल बनना शुरू हो गया। भारतीय जनता पार्टी उसको लेकर उड़ रही है जी। और लेकिन जिस तरह से ट्रोलिंग हो रही है, यानी उसकी आलोचना हो रही है उस टिप्पणी की सुप्रीम कोर्ट की, उससे सुप्रीम कोर्ट को भी अब ये लगा होगा कि ये मामला लोगों के बीच में कितने गंभीरता के साथ पहुंच गया है। और लोग केवल ऐसा नहीं कि जो याचिका करता है वही चाह रहे हैं या विपक्षी सदस्य ही चाह रहे हैं, बल्कि एक बड़ी संख्या उन मतदाताओं की भी है, उन आम लोगों की भी है जो लगातार सवाल उठाते हैं कि हमने वोट कहीं दिया और ये वोट किसी और को मिला। अभी हमने वो विजुअल्स दिखाए होंगे, हालांकि हम उसकी पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन कई गांवों से, महाराष्ट्र के गांवों से ऐसी खबरें आई कि उन्होंने पूरा लगभग वहां की ज्यादातर लोगों ने जिस पार्टी को वोट दिया उस पार्टी को एक भी वोट नहीं मिला।
और दूसरी पार्टी को यानी भारतीय जनता पार्टी को वहां पर ज्यादातर वोट मिले, सारे वोट लगभग उनको मिले। इस तरह के आरोप ये कोई नए नहीं है, ये लगातार हो रहे हैं और उन गांव के लोगों ने उसके खिलाफ काफी नारेबाजी की। वो वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा था। कई सारे सीटों पर, महाराष्ट्र में जो 288 सीटों पर विधानसभा चुनाव हुए हैं, वहां कई सीटों पर इस तरह के उदाहरण मिले हैं, इस तरह के प्रमाण मिले हैं जिनको इकट्ठा कर विपक्ष चुनाव आयोग के पास ले जा रहा है। संजय राउत की माने तो उनके पास कम से कम 450 शिकायतें इस बारे में आई हैं। उन सारी शिकायतों को, उनके प्रमाण, उनके दस्तावेजों को इकट्ठा किया जा रहा है, जिन्हें लेकर सुप्रीम कोर्ट में इंडिया गठबंधन ले जाएगा। जी बिल्कुल समीर जी, और इंडिया गठबंधन ले जाएगा और उसकी तैयारी शुरू हो गई है। उद्धव ठाकरे ने भी अपने प्रत्याशियों की बैठक बुलाई और कहा कि पहले तो आप जो 5% वीवीपैट मशीनों की जांच कराई जा सकती है, उस मिलान कराया जा सकता है, उसके लिए चुनाव आवेदन दीजिए। शरद पवार ने भी अपने प्रत्याशियों से कहा, कांग्रेस भी इसको कर रही है, यानी 200 से ज़्यादा सीटों पर यह याचिका दायर की जाएगी। इधर रोहित पवार जो है समीर जी, उन्होंने कई डाटा इकट्ठा करके अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट किए हैं और वो पोस्ट करते हुए लिखा है कि ग्राम सभा से लेकर नगर सभा तक किसी को भी सभा के आश्चर्यजनक परिणाम पर विश्वास नहीं हुआ। लोकतंत्र में संदेह पैदा होता है तो संदेह दूर भी होना चाहिए। ईवीएम के इस खेल ने ईमानदारी से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों, कार्यकर्ताओं और ईमानदारी से वोट देने वाले मतदाताओं में धोखाधड़ी की भावना पैदा कर दी है। हालांकि सभी कार्यकर्ताओं समेत आम जनता को भी उम्मीद है कि सभी दलों के नेता इस मुद्दे पर ध्यान देंगे, लेकिन हर जगह उम्मीदों पर पानी फिरता नजर आ रहा है। इसलिए अनुरोध है कि सभी दलों के नेता आक्रामक रुख अपनाएं और ईवीएम मामले को आमने सामने रखें। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी है। और रोहित पवार एनसीपी के नेता, एनसीपी शरद पवार गुट के, जीत कर आए हैं। जीतने के बाद वो ईवीएम पर लगातार हमलावर हैं और वो बता रहे हैं कि सभी राजनीतिक दलों को इस मामले में एक साथ आना चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने आह्वान कर दिया है। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव पहले ही इसको लेकर स्पष्ट कर चुके हैं अपनी राय कि हम तो केवल मतपत्रों से ही चुनाव चाहते हैं। शिवसेना ने भी कह दिया है। सारे जो विपक्षी पार्टियां हैं, इंडिया गठबंधन के जो घटक दल हैं, वो इसको लेकर हमलावर हैं। और अब जिस तरह से इसके खिलाफ, ईवीएम के खिलाफ एक आंदोलन की, बड़े आंदोलन की रणनीति बन रही है, उससे अब ये मुद्दा बड़ा बनता जा रहा है। बिल्कुल सही बात है कि जो टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की रही कि आप हारने पर उसको स्वीकार कर लेते हैं, जीतने पर स्वीकार कर लेते हैं और हारने पर सवाल उठाते हैं, तो यही सवाल अब इन राजनीतिक दलों से आम मतदाता भी पूछ रहा था। और उसका भी बड़ा दबाव है कि इसके खिलाफ विपक्ष एक बड़ा आंदोलन शुरू करे। तो उस बड़े आंदोलन की तैयारी हो गई है, उस बड़े आंदोलन की शुरुआत हो रही है और अब पहले सामाजिक कार्यकर्ताओं के जरिए यह आंदोलन हो रहा है। और उसमें हस्ताक्षर अभियान जो चलाया जा रहा है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें सभी लोगों से, तमाम लोगों से राय ली जाएगी कि वो क्या चाहते हैं, ईवीएम से चुनाव चाहते हैं या फिर मतपत्रों से चुनाव चाहते हैं। तो ये अमलेंदु जी बिल्कुल जो ईवीएम के खिलाफ एक अलग अलग मोर्चे पर जो लड़ाई हो रही है और उसका विरोध किया जा रहा है, वो अब लग रहा है कि इसकी शुरुआत हो चुकी है। राजनीतिक दल भले ही बाद में उतरे, लेकिन सामाजिक जो संगठन है वो उतर चुके हैं इसमें। और जो इनका बाबा आढ़ाव है, इनका आमरण अनशन पर बैठना ये लगता है कि बहुत ज्यादा मायने रखता है। बिल्कुल समीर जी, बहुत ज़्यादा मायने रखता है बाबा आढ़ाव का आमरण अनशन पर बैठना। और 94 वर्ष की अवस्था है उनकी और 1952 से, यानी जब पहला लोकसभा चुनाव हुआ, तब से वो इस प्रक्रिया का हिस्सा है। मतलब तब से वो देख रहे लगातार। उन्होंने साफ तौर पर कहा, उन्होंने कहा कि तब से लेके अब तक मैंने इस पैमाने पर भ्रष्टाचार नहीं देखा कि चुनाव आयोग भी जो है उसकी बिना अनुमति की इस तरीके से पैसा बांटा जा रहा है, ईवीएम मशीनों के साथ धांधली की जा रही है। यानी वो सीधे सीधे आरोप बीजेपी और चुनाव आयोग पर लगाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं बाबा आढ़ाव। तो ये एक बड़ी बात है। और 94 वर्ष के एक सामाजिक कार्यकर्ता, जिनका एक लंबा काम जो है वो समाज के लिए रहा है, वो अगर ईवीएम मशीनों के खिलाफ आंदोलन की शुरुआत कर रहे हैं, उसमें शामिल हो रहे हैं, तो समीर जी साफ तौर पर समझा जा सकता है कि एक बड़ा जन आंदोलन बनना शुरू हो रहा है। बड़ा जन आंदोलन बनना शुरू हो रहा है। और राजनीतिक दल, जो विपक्षी दल जिस तरह से इस पर एकजुट दिखाई पड़ रहे हैं, वो बहुत मायने रखता है। क्योंकि विपक्षी दलों की ये शिकायतें सभी विपक्षी दलों की, पार्टियों की रही है। हालांकि ये शिकायत भारतीय जनता पार्टी की भी रहा करती थी जब वो विपक्ष में हुआ करती थी। और सुप्रीम कोर्ट ने जो अपनी टिप्पणी की है, टिप्पणी उन्होंने, भले ही उनकी टिप्पणी पर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन उन्होंने जो तथ्य दिए हैं, यानी जो कि आप विपक्ष में रहते हैं तो आपको जब जो पार्टी
पार्टी विपक्ष में थी उसने सवाल उठाए। इसका मतलब यह है कि जो सारी पार्टियां चाहे वो पक्ष में रही हो चाहे विपक्ष में, अलग अलग समय पर सभी ने ईवीएम के खिलाफ आवाज उठाई है। तो एक बड़ा सवाल उठता है कि आखिर जब किसी को भी ईवीएम पसंद नहीं है तो उसको फिर क्यों नहीं उस प्रक्रिया को खत्म कर दिया जाता है, मतपत्रों के जरिए क्यों नहीं चुनाव कराए जाते हैं। जब इस पर इतना बड़ा संदेह, पूरी लोकतांत्रिक एक व्यवस्था पर संदेह उत्पन्न हो रहा है, चुनी हुई सरकार पर संदेह उत्पन्न हो रहा है, तो इसको फिर क्यों नहीं खत्म कर दिया जाता, जबकि पहले वही प्रक्रिया अपनाई जाती थी। तो ये बड़ा सवाल है और सवाल बहुत शुरू से ही उठ रहे हैं। लेकिन अब यह मुद्दा बड़ा इसलिए बन रहा है कि अब इसको लेकर जमीन पर लड़ाई लड़ने की तैयारी हो रही है, और जमीन पर लड़ाई लड़ने की तैयारी राजनीतिक दल भी कर रहे हैं, सामाजिक संगठन भी कर रहे हैं और तमाम आम मतदाता भी कर रहे हैं, चूंकि उनका ही सबसे ज्यादा दबाव है कि इसके खिलाफ राजनीतिक दल मैदान में उतरे। बिल्कुल समीर जी, और आम जनता का दबाव है, तभी मल्लिकार्जुन खड़गे को भी कहना पड़ा कि इस पर उसी तरीके से एक आंदोलन छेड़ा जाना चाहिए जिस तरीके से राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी, और बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाएं और ईवीएम को हटाया जाए, इसके लिए एक आंदोलन शुरू करना चाहिए राहुल गांधी को और कांग्रेस को। ये मल्लिकार्जुन खड़गे ने तजवीज़ की थी। तो ये साफ तौर पर समझा जा सकता है समीर जी कि जनता का दबाव भी अब इस पर है और ये जन आंदोलन खड़ा हो रहा है, और जनता की मांग ये है कि ईवीएम मशीनें हटाई जाएं, बैलेट पेपर से चुनाव हो। और भारतीय जनता पार्टी शायद घबराती इसीलिए है कि चूंकि जो कहा उन्होंने, मल्लिकार्जुन खड़गे ने सीधे सीधे कहा कि जब बैलेट पेपर से चुनाव होते थे तब आपकी क्या स्थिति थी वो हमको मालूम है और आप भी जानते हैं अच्छे तरीके से। यानी कि अगर बैलेट पेपर से चुनाव होगा तो मोदी जी जीत कर नहीं आ सकते, और संजय राउत का तो साफ साफ कहना है कि अगर बैलेट पेपर से चुनाव होगा तो भारतीय जनता पार्टी लोकसभा में 25 सीटें जीतकर नहीं आ सकती। समीर जी जी बिल्कुल, ये आरोप लग रहे हैं। और जहां इस बार अभी जो हाल फिलहाल में जो चुनाव हुए हैं दो राज्यों में, यानी झारखंड और महाराष्ट्र में, झारखंड में इंडिया गठबंधन की सरकार बनी है, वहां आज हेमंत सोरेन शपथ लेने जा रहे हैं, मुख्यमंत्री पद की चौथी बार शपथ लेंगे। निवर्तमान मुख्यमंत्री हैं भी वो, बीच में उनको जेल भी जाना पड़ा था। ये बहुत सारे सवाल हैं, और ये जो कहा जा रहा है कि अगर ईवीएम नहीं हो, यानी ईवीएम के से ही सरकार जो भारतीय जनता पार्टी या एनडीए गठबंधन चुनाव जीत रहा है, बड़े आरोप हैं। लेकिन इन आरोपों के बावजूद भारतीय जनता पार्टी आखिर क्यों ईवीएम से ही चुनाव चाहती है, यह भी बड़ा सवाल है। वो भी तब जब खुद उसने ईवीएम पर सवाल उठाने की शुरुआत की थी। भारतीय जनता पार्टी के ही नेताओं ने सबसे पहले ईवीएम पर सवाल उठाए थे, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी ही ईवीएम की सबसे बड़ी समर्थक बनी हुई है। और विपक्ष का आरोप है कि यही ईवीएम है जिसकी मदद से ये चुनाव जीतते हैं, अन्यथा ये चुनाव हार जाए। हरियाणा और महाराष्ट्र में जो चुनावी नतीजे आए हैं उन नतीजों ने और भी ज्यादा संदेह पैदा किया है, क्योंकि बिल्कुल अप्रत्याशित नतीजे थे। कहीं कोई रिपोर्टर, कहीं कोई सर्वे, कहीं कोई एग्जिट पोल, कहीं भी ये परिणाम नहीं दिखाई पड़ रहे थे। लेकिन उन सबको धता बताते हुए पूरी तरह से क्लीन स्वीप किया एनडीए गठबंधन ने महाराष्ट्र में। तो ये बड़ा सवाल है कि आखिर ये कैसे हुआ, और कैसे हुआ उसके प्रमाण में विपक्षी दल एक नहीं सैकड़ों उदाहरण दे रहे हैं, और सैकड़ों वहां पर जो एविडेंस है उसको जुटा रहे हैं, बता रहे हैं, उसके वीडियो उसके आ रहे हैं, तमाम चीज़ों के, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ख़राब होने के। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, और इस पर अब ये मुद्दा केवल इलेक्शन कमीशन में शिकायत करने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि अब इसके खिलाफ विपक्ष लड़ाई लड़ने जा रहा है। ज़मीन पर एक देशव्यापी आंदोलन की तैयारी हो रही है, और सरकार इस मुद्दे पर घिरी हुई है। सरकार के ऊपर दबाव है कि वो इस पर क्या फैसला लेती है, कोई नया कानून बनाती है जिससे मतपत्रों से चुनाव हो। और सरकार घिरी हुई है अडानी के मुद्दे पर भी सबसे ज्यादा, क्योंकि उसको संसद के भीतर इस पर जवाब देने की मांग की जा रही है। विपक्ष का कहना है कि इस पर जवाब दे, और संसद बार बार स्थगित हो रही है ताकि सरकार को जवाब न देना पड़े, विपक्ष का कहना है। आज भी नोटिस दिया गया, लेकिन लोकसभा की कार्यवाही स्थगित हो गई दिन भर के लिए। कल फिर लोकसभा की शुरुआत होगी, लेकिन फिर शुरुआत के साथ ही निश्चित तौर पर यह मुद्दा फिर उठना है। एडजर्नमेंट मोशन का नोटिस दिया था। मणिकम टैगोर को सुनेंगे कि उन्होंने क्या कहा और क्यों वो अडानी पर चर्चा की मांग कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं, लोकसभा में उन्होंने स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया। राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने भी नोटिस दिया है, लेकिन चर्चा इस पर नहीं हो रही है। सरकार इस पर चर्चा कराने को तैयार नहीं है, इसलिए स्पीकर ओम बिरला को रोज संसद की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ रही है। मणिकम टैगोर को सुनते हैं, जिन्होंने लोकसभा में इसके लिए नोटिस दिया है।
Given adjournment motion on the Adani scam, and we want a discussion in the Parliament. It's going to be the third day we are demanding for the Prime Minister or for a reply on the Adani scam, which has shattered the investors' trust, and it's a very serious issue. The government wants to just whitewash it with some kind of lawyers' statements who have been paid by Mr. Adani. This is very unfortunate. Parliament needs to discuss about the Adani scam, where solar companies have been involved in bribing this Jagan Reddy government as well as other kind of people. This is a very serious issue. We want a CBI investigation and the arrest of Mr. Adani quickly, because these kind of corrupt practices must not be allowed. Mr. Modi, who claimed that मैं खाऊंगा नहीं खाना दूंगा, is becoming silent on Adani's corrupt practices, which is going to destroy India's growth. तो ये करप्ट प्रैक्टिसेस में यानी भ्रष्टाचार में लिप्त है, प्रधानमंत्री से संरक्षण मिल रहा है, सरकार से संरक्षण मिल रहा है, बड़ा आरोप है और उन्हीं आरोपों की जांच की मांग की जा रही है, उस पर चर्चा कराए जाने की मांग की जा रही है संसद में, संसद के दोनों सदनों में। लेकिन सरकार चर्चा से भाग रही है, ऐसा विपक्ष का कहना है। बार बार संसद के दोनों सदन स्थगित हो रहे हैं। और अभी एक बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है, जहां दिल्ली के एक इलाके में बम की सूचना है और अभी कुछ देर पहले ही दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उसमें दिल्ली की जो कानून व्यवस्था है उसको लेकर बड़े सवाल उठाए थे। दिल्ली की कानून व्यवस्था केंद्र सरकार के हाथ में है, मुख्यमंत्री भले ही आम आदमी पार्टी का है। ज्यादा जानकारी के साथ यश है। यश, कहां पे ये घटना सामने आई है? समीर जी, दिल्ली के प्रशांत विहार इलाके में पीवीआर मल्टीप्लेक्स है, वहां बहुत बड़े धमाके की खबर इस समय सामने आ रही है। अधिक जो जानकारियां हैं वो हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे। फिलहाल यही जानकारी आई है कि प्रशांत विहार के पास एक पीवीआर जो मल्टीप्लेक्स सिनेमा है वहां धमाका हुआ है। और आप देखिए कि अभी 12 बजे दिल्ली के पूर्व सीएम आप संयोजक केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें सीधे तौर पर यह कहा है कि जो दिल्ली है वो देश की सबसे असुरक्षित राजधानी बन गई है। और इसका सीधा आरोप, सीधा दोषी उन्होंने केंद्र सरकार को और अमित शाह को माना है, क्योंकि लगातार आम आदमी पार्टी कहती रही है कि तमाम मुद्दों पर जो केंद्र सरकार है वो असहयोग करती है दिल्ली को, और उसमें से दिल्ली की जो सुरक्षा है वो एक और बहुत बड़ा मुद्दा है, जिसमें केंद्र सरकार जो है एक तरह से लचर रवैया अपनाती है आम आदमी पार्टी की तरफ से, ये कहना है। और उसी को देखते हुए आज देखिए एक कोइंसिडेंस देखिए कि यहाँ केजरीवाल आरोप लगाते हैं दोपहर 12 बजे कि दिल्ली में लगातार अपराध बढ़ रहे हैं और केंद्र सरकार कुछ नहीं कर रही है। और वहीं अब कुछ देर पहले खबर आती है कि प्रशांत विहार में पीवीआर के पास एक बड़ा धमाका हुआ है। जी बिल्कुल, बड़ी खबर है। अभी फिलहाल जान माल के नुकसान की खबर नहीं है, जैसे ही होगी वो अपडेट हमारे साथी देंगे। यश बता रहे थे कि दिल्ली के प्रशांत विहार इलाके में पीवीआर है, मल्टीप्लेक्स है, वहां पर एक बम धमाके की खबर है। और कुछ देर पहले ही दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिल्ली की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए थे और इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को, खास तौर पर गृह मंत्री अमित शाह को उन्होंने घेरा था। तो ये अभी की बड़ी खबर है। लेकिन जिस तरह से अब ये अडानी के मुद्दे पर संसद में सरकार घिरी हुई है, बार बार संसद की कार्यवाही स्थगित हो रही है, उसको देखते हुए ये सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती देखी जा रही है। और ईवीएम पर तो अब विपक्ष और तमाम सामाजिक संगठन सड़क पर उतरने को तैयार है और उसकी शुरुआत हो चुकी है। लेकिन इस बीच एक और भी महत्वपूर्ण खबर है और वो ये कि बंपर बहुमत के साथ जीतने के बावजूद महाराष्ट्र में अब तक सरकार का गठन नहीं हो सका है। 26 नवंबर को ही महाराष्ट्र की विधानसभा का कार्यकाल खत्म हो गया है। ये सवाल उठ रहे हैं कि अगर कहीं ये स्थिति इंडिया गठबंधन के साथ होती तो अब तक वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू हो गया होता। लेकिन सरकार क्यों नहीं बन पा रही है? इसलिए कि महायुति में गठबंधन में मुख्यमंत्री तय नहीं हो पा रहा है। एकनाथ शिंदे ने मुख्यमंत्री पद छोड़ने की एक तरह से उन्होंने घोषणा कर दी, भारतीय जनता पार्टी की बात मानने की बात स्वीकार कर ली, बावजूद इसके वहां पर अब तक मुख्यमंत्री नहीं तय हो गया है। संजय राउत क्या कह रहे हैं, इसके पीछे क्या वजह है जो महाराष्ट्र में इतने बड़े बहुमत के साथ जीतने के बावजूद महायुति अपना मुख्यमंत्री तय नहीं कर पा रहा है? संजय राउत। बात ऐसी है कि उनके पास पूरा बहुमत है, उसमें भारतीय जनता पार्टी के पास खुद के लगभग 140 विधायक हैं जो बहुमत से बहुत करीब है। हाँ, फिर भी
7 दिन के बाद भी ये बहुमत वाली एक जो महायुति है वो महाराष्ट्र को मुख्यमंत्री नहीं दे पा रही है। क्या कारण है, क्या चल रहा है आपस में? हम चाहते हैं कि अगर आपको बहुमत मिला है तो 24 घंटे में आपका मुख्यमंत्री तय होना चाहिए था, चाहे किसी भी पार्टी का हो, चाहे कोई भी हो। लेकिन मोदी और शाह जी को और उनके नेताओं को, पार्टी के मुख्यमंत्री तय करने में इतनी कठिनाई क्या है, यह हमारी जनता जानना चाहती है। एकनाथ शिंदे ने कल एक स्टेप बैक लेते हुए ये कहा कि मोदी शाह जो कहेंगे वो मंजूर है डिसीजन। और वो क्या कर सकते हैं? उनके सामने कौन सा विकल्प था, आप मुझे बता सकते हैं? देखिए, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। वो बाला साहेब ठाकरे जी का नाम लेते हैं, शिवसेना नाम से राजनीति करते हैं, लेकिन उसके भविष्य का फैसला दिल्ली से होता है। बाला साहेब ठाकरे जी की शिवसेना का भविष्य कभी दिल्ली में तय नहीं हुआ, मुंबई में तय हुआ है। हम कभी दिल्ली में नहीं गए। अटल जी थे, अडवाणी जी थे, और भी नेता थे। कभी हम दिल्ली में जाकर शिवसेना के बारे में फैसला कीजिए, ऐसे हम कभी उनके सामने गिड़गिड़ाए नहीं। जो निर्णय लेना था हमने ले, आज भी हम लेते हैं। जो उद्धव ठाकरे जी की लीडरशिप में शिवसेना है, हमारा निर्णय हम लेते हैं। हम तो ये आरोप लगातार संजय राउत पहले भी लगा रहे थे कि महाराष्ट्र की सरकार, एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार, वो केंद्र सरकार के इशारे पर चल रही है। वो तो सीधे कहते थे कि गुजरात के इशारे पर चल रही है, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह। और अब तो ये सवाल विपक्षी सदस्य हैं, विपक्षी पार्टी हैं तो उठाएंगे ही, लेकिन ये सवाल अब पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी उठ रहा है कि आखिर क्यों अब तक मुख्यमंत्री का नाम तय नहीं हो पा रहा है। एकनाथ शिंदे ने अपने पैर वापस खींच लिए हैं, बावजूद इसके भारतीय जनता पार्टी में भी देवेंद्र फडणवीस के नाम पर सहमति नहीं बन पा रही है। अमलेंद्र जी। बिल्कुल समझिए, देवेंद्र फडणवीस के नाम पे सहमति नहीं बन पा रही है। हो सकता है बीजेपी देवेंद्र फडणवीस के साथ भी कोई बड़ा खेला कर दे, जिस तरीके से खेला उसने एकनाथ शिंदे के साथ कर दिया है। यानी पहले तो एकनाथ शिंदे को उद्धव ठाकरे की स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया। एकनाथ शिंदे आज उसी स्थिति में खड़े हैं जिस स्थिति में 2019 में उद्धव ठाकरे खड़े हुए थे। उस स्थिति में एकनाथ शिंदे को लाकर खड़ा कर दिया। अब 12वीं के बाद इंटर करा दिया था जो देवेंद्र फडणवीस का, क्या अब वो इंटर के बाद हाई स्कूल कराया जाएगा देवेंद्र फडणवीस का? ये देखना होगा कि देवेंद्र फडणवीस से कहा जाए कि अब आप मंत्री बन जाइए या आप उप मुख्यमंत्री बन जाइए, कोई दूसरा मुख्यमंत्री बन जाएगा। चूंकि जिस तरीके की चर्चाएं चल रही हैं, उसमें चर्चाएं ये चल रही हैं कि देवेंद्र फडणवीस के नाम पर रिस्क लेना बीजेपी नहीं चाहती, चूंकि देवेंद्र फडणवीस ब्राह्मण चेहरा है। और अगर एकनाथ शिंदे को हटाकर देवेंद्र फडणवीस को बनाया जाता है तो ये मराठा राजनीति जो वहाँ की है उसमें बीजेपी को झटका बहुत लग सकता है, उसका आने वाले समय में नुकसान हो सकता है और इसका फायदा उद्धव ठाकरे उठा सकते हैं। और जिस तरीके से हमलावर है उद्धव ठाकरे की शिवसेना बीजेपी पर, एकनाथ शिंदे पर, उसका सीधा सीधा लाभ फिर आगे चलकर मिलेगा उद्धव ठाकरे को और महाविकास आघाड़ी को। तो इसलिए बीजेपी कोई खेल जो है वो देवेंद्र फडणवीस के साथ भी कर सकती है, ये साफ तौर पर समझा जा रहा है। फिलहाल देखना ये होगा कि जो विधायक दल की बैठक का जो एक चल रही है, बाद के साथ बैठक होगी आज, और आज नाम आ सकता है। अगर आज नाम आ भी सकता है तो अब तक ये नाम क्यों नहीं आया था? जो संजय राउत ने ठीक कहा कि संजय राउत ने कहा कि भाई मान लीजिए अगर ये स्थिति महाविकास आघाड़ी की होती और हम अगर तय नहीं कर पाए होते तो अब तक जो है राष्ट्रपति शासन लग गया होता। और उन्होंने तो साफ तौर पे कह दिया, यानी उन्होंने जो बीजेपी और महायुति में जो डिफरेंसेस हैं उनमें एक तरीके से कहा जाए वो और उसको दरार करने के लिए जल में मठा डालने का काम किया संजय राउत ने। उन्होंने कहा कि उन्हें लगता है कि देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में महायुति चुनाव लड़ी थी तो देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। यानी एक तरीके से एकनाथ शिंदे के जख्मों पे भी जो है वो नमक डाला जा रहा है और देवेंद्र फडणवीस के जख्मों पे भी नमक डाला जा रहा है शिवसेना उद्धव ठाकरे की तरफ से। जी बिल्कुल। और इस बीच खबर है कि गृह मंत्री अमित शाह के यहाँ महायुति की बैठक होने वाली है, यानी जो महायुति में एनडीए गठबंधन के जो घटक दल हैं महाराष्ट्र के, एनसीपी अजीत पवार और शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट और भारतीय जनता पार्टी, इनकी बैठक हो रही है। लेकिन बैठकों का दौर लगातार चल रहा है। इतने सारे दौर हो चुके हैं, इनमें अभी ये तय नहीं हो पा रहा है कि महायुति का नेता कौन होगा। जो विधायक चुनकर आए हैं वो किसको अपना नेता बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने के विधायक दल का नेता भी नहीं चुना गया है। हालांकि एनसीपी अजीत पवार और एकनाथ शिंदे के यहाँ तो नेता चुन लिया गया है। तो अब ये बड़ा सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी आखिर किसको मुख्यमंत्री बनाना चाह रही है अपनी पार्टी में।
क्योंकि गठबंधन की ओर से एकनाथ शिंदे ने अगर अपनी दावेदारी वापस ले ली है तो जाहिर तौर पर अब भारतीय जनता पार्टी का ही मुख्यमंत्री होगा, लेकिन अब तक तय नहीं हो पाया है। एक बार सुनते हैं शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी क्या कह रही हैं, और इसको लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। भारतीय जो विपक्ष है, खासतौर पर जो शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट है, वो सवाल उठा रहा है, और सवाल उसका ये है कि अगर ये स्थिति कहीं इंडिया गठबंधन के साथ आई होती, यानी महाविकास अघाड़ी के साथ आई होती, तो अब तक राष्ट्रपति शासन लागू हो गया होता महाराष्ट्र में, क्योंकि 26 नवंबर को ही विधानसभा का कार्यकाल समाप्त हो चुका है। कार्यकाल समाप्त होने के बाद भी वहां पर नई सरकार का गठन नहीं हुआ है, नई विधानसभा का गठन नहीं हुआ है, बावजूद इसके अभी तक वहां यह प्रक्रिया चल रही है और पूरी छूट मिली हुई है भारतीय जनता पार्टी को कि वो कैसे, जब तक वो नहीं चाहती है तब तक उसके लिए कोई दिक्कत नहीं आने पाएगी। प्रियंका चतुर्वेदी को सुनते हैं। और आज रिपोर्ट्स हैं कि तीनों लीडर्स दिल्ली भी आ रहे हैं ताकि फाइनल कर दिया जाए कि सीएम कौन बनेगा, और वहीं शिंदे जी ने बोला है कि उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, जो ऊपर से फैसला आएगा वो उसको एक्सेप्ट करेंगे। देखिए, कल से यही खबर चल रही है, सवेरे खबर आई कि देवेंद्र फडणवीस जी पे पूरा फाइनल सिक्का हो चुका है। दोपहर तक एकनाथ शिंदे कुछ बोलते हैं, कहते हैं कि जो प्रधानमंत्री निर्णय ले लें। तो अगर निर्णय सवेरे हो चुका है कुछ, तो उसको अनाउंस क्यों नहीं कर रहे हैं? 21 तारीख को परिणाम आए हैं और आज हम 27 तारीख पे बैठे हैं। 28 नवंबर हो गई है आज, तो एक हफ्ते से ज्यादा हो चुका है, आप ये निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। जनता को आपने बहुत सारे वादे किए हैं, वो जनता पूछ रही है कि उनका मुख्यमंत्री कौन, और आप यहाँ पे दिल्ली दरबार में आएंगे, दिल्ली से निर्णय होगा, ये कहाँ तक ठीक है? तो हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द मुख्यमंत्री बने और जल्द से जल्द उसकी घोषणा की जाए। जो हमने देखा तो जल्द से जल्द मुख्यमंत्री बने, लेकिन ये तो तभी बनेगा जब ये तय हो पाएगा कि आखिर किसको भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री बनाना चाहती है और अपना विधायक दल का नेता किसको बनाना चाहती है। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग बात है, दिलचस्प बात है कि विधायक अपना नेता खुद नहीं चुनते हैं, वो ऊपर से चुनकर दिए जाते हैं। बिल्कुल, और ये देखा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी में कितना लोकतंत्र है कि अब विधायक जो है वो अपने नेता नहीं चुनेंगे, वो ऊपर से नाम आएगा, पर्ची लिखकर आएगी, वो पर्ची पढ़ी जाएगी, उस पर्ची से विधायक दल का नेता निकलेगा। इसी तरीके की चीज़ें महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में हुई थी, इसी तरीके की राजस्थान में हुई थी, और इसी तरीके की चीज़ें छत्तीसगढ़ में हुई थी। तो इसीलिए अब ये संदेश जताया जा रहा है कि देवेंद्र फडणवीस के साथ भी बीजेपी कोई खेल करेगी और उनका 12वीं के बाद हाई स्कूल कराया जाएगा अब देवेंद्र फडणवीस का, और पर्ची से वहाँ कोई ऐसा मुख्यमंत्री पद का नाम निकलेगा, पद पे नाम निकलेगा जिसको कोई भी जानता नहीं होगा। भजनलाल शर्मा टाइप का कोई जो है वो महाराष्ट्र का भी मुख्यमंत्री बीजेपी निकालेगी। समीर जी बिल्कुल, और चूंकि बीजेपी ने स्पष्ट किया था, हालांकि चेहरा घोषित नहीं किया था, लेकिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में देवेंद्र फडणवीस ने साफ तौर पर कहा था कि हमारे मुख्यमंत्री यही हैं, यानी एकनाथ शिंदे। तो एकनाथ शिंदे का रास्ता तो अब क्लियर हो गया, क्योंकि उनके ऊपर दबाव डाला गया, जो कहा जा रहा है कि उन्होंने अपनी दावेदारी वापस ले ली है। उन्होंने अब डाल दिया है ये बात कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह तय करेंगे कि महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन होगा। लेकिन एकनाथ शिंदे की जो पार्टी है शिवसेना, वो उसके नेता और उसके कार्यकर्ता उन पर लगातार दबाव बना रहे थे कि उनको अपनी दावेदारी नहीं छोड़नी चाहिए। अब इसके बाद अगर उन्होंने अपनी दावेदारी छोड़ दी है तो एकनाथ शिंदे की पार्टी का क्या होगा, यह भी बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है, क्योंकि पार्टी के नेताओं का ही दबाव था कि उनको दावेदारी नहीं छोड़नी चाहिए और इसीलिए वो शुरुआत में अपनी दावेदारी नहीं छोड़ रहे थे। लेकिन ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का दबाव कहीं ज्यादा पड़ गया, यानी वो ज्यादा मजबूत दबाव आ गया उनके पार्टी के कार्यकर्ताओं की तुलना में। पार्टी के कार्यकर्ताओं की तुलना में क्या समीर जी, इसको ये समझा सकता है कि फाइलें ज़्यादा होंगी शायद बीजेपी के पास, और जो समझा जाता है कि किस तरीके से बीजेपी जो है समझाती है, उस तरीके से उस समय कहा गया था कि जो उनकी काफ़ी फाइलें थीं और उन फाइलों की वजह से ही एकनाथ शिंदे जो थे शिवसेना से अलग हुए थे, उन फाइलों की वजह से ही अजीत पवार अलग हुए थे। हालांकि अजीत पवार की फाइलें तो अब क्लियर हो चुकी हैं, तो अजीत पवार के ऊपर कोई संकट नहीं है, लेकिन अभी क्लीन चिट पा चुके हैं, वो भी पा चुके हैं, उनकी पत्नी भी पा चुकी हैं, छगन भुजबल भी पा चुके हैं। छगन भुजबल की तो फाइल ही गायब हो गई, ईडी को फाइल ही नहीं मिल रही है, तो इस तरह की चीज़ें हो चुकी हैं। लेकिन जो समझा आता है, आपको याद होगा समीर जी की जब उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी तो केशव प्रसाद मौर्य और मनोज सिन्हा, ये दो नाम जो थे बहुत आगे चल रहे थे, और केशव प्रसाद मौर्य चूंकि उस समय बीजेपी के अध्यक्ष थे उत्तर प्रदेश के, सब और उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था, तो कहा जा रहा था कि केशव प्रसाद मौर्य जो वही मुख्यमंत्री बनेंगे। बाद में मालूम पड़ा कि वो अमित शाह से उनकी मुलाकात हुई, उसके बाद उनकी तबीयत खराब हुई थी, वो भर्ती हो गए थे अस्पताल में, इस तरह की खबरें आई थी। अब पता नहीं वो उस तबीयत खराब क्यों हुई थी, क्या हुई थी, तो क्या एकनाथ शिंदे की भी कोई तबीयत खराब हो गई है जिसकी वजह से वो मुख्यमंत्री बनना नहीं चाहते हैं, चूंकि कल उन्होंने जनता
जनता का आभार प्रकट कर दिया, कह दिया महायुति एक है, हम सब महायुति के हिस्सा हैं, इस तरह की बातें कर दी। हालांकि साफ तौर पर उन्होंने ये नहीं कहा कि वो मुख्यमंत्री पद के दावा छोड़ रहे हैं, ऐसा नहीं कहा, और नारा भी लगा उनकी पार्टी की तरफ से, एक नाथ है तो सेफ है। यानी ये सीधी सीधी चुनौती जो थी वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी गई थी शिवसेना एक नाथ शिंदे की तरफ से कि एक नाथ है तो सेफ है, क्योंकि नरेंद्र मोदी का ही नारा था एक है तो सेफ है। तो एक है तो सेफ को उन्होंने किया एक नाथ है तो सेफ है, यानी एक नाथ शिंदे अगर मुख्यमंत्री है तो महायुति सेफ है। ये एक तरीके से संदेश देने की कोशिश की गई थी, लेकिन शायद भारतीय जनता पार्टी ने उसका कोई तोड़ निकाल लिया होगा कि एक नाथ है तो कैसे सेफ है और एक नाथ नहीं है तो कैसे सेफ है। चूंकि शिवसेना के ही एक नेता का बयान आया कि अजीत पवार की वजह से हमारी बार्गेनिंग पावर जो है वो कम हो गई है। तो अजीत पवार, चूंकि आप अगर एक नाथ शिंदे रूठते हैं तो जाओ रूठो, दूसरा बैठा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के पास इतना बहुमत है, और ये आरोप पहले भी लग रहे थे कि अगर उसके पास ज्यादा विधायक आते हैं तो एक नाथ शिंदे, ये आशंका जताई जा रही थी कि बीजेपी के सब विधायक अगर पर्याप्त संख्या में रहेंगे तो एक नाथ शिंदे का मुख्यमंत्री बनना नामुमकिन है। वो स्थिति अब दिखाई पड़ रही है। बीजेपी के पास अकेले 132 सांसद हैं। तो अब देखने वाली बात है, अब आज गृह मंत्री अमित शाह के यहाँ महायुति की बैठक हो रही है, क्या तय होता है। लेकिन जिस तरह से अभी तक महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री का नाम तय नहीं हो पाया है, तो महायुति गठबंधन के भीतर क्या चल रहा है, ये सारी चीजें स्पष्ट हो रही हैं। लेकिन सबसे ज्यादा गंभीर बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के भीतर क्या चल रहा है वो मायने रखता है। और अडानी को लेकर संसद एक बार फिर स्थगित हुई, कल तक के लिए कार्यवाही रोक दी गई। और उसके अलावा ईवीएम को लेकर जनता, राजनीतिक दल, विपक्षी पार्टियां सड़क पर उतरने की अब तैयारी में है, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। तो आप इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करने की अनुमति चाहते हैं। आप लगातार पल पल की खबरों के लिए देखते रहिए डीबी लाइव। हमारे तमाम नियमित कार्यक्रम देखिए, विश्लेषण सुनिए और बने रहिए डीबी लाइव के साथ। अब मुझे और अमलेंदु उपाध्याय को दीजिए अनुमति। नमस्कार।